नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों ये जो YouTube चैनल है इसका नाम है आगाज योर जर्नी। और आज जो हम लोग बात करेंगे या आज जो हम आगाज करने जा रहे हैं वो आगाज है बेसिक की। बेसिक मतलब जो भी बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना तैयारी, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी जस्ट अपना जो कदम है वो एसएससी पर रखा हुआ है। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता क्या है, इसके थ्रू आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे और कौन सा एग्जाम होता है, उस एग्जाम का पूरा डिटेल, हालांकि वो डिटेल आप एसएससी के वेबसाइट पर ssc.nic.in जो वेबसाइट है वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं स्टूडेंट था, उस समय जब वो नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ता था तो बहुत सर दर्द होती थी और नोटिफिकेशन समझ में भी नहीं आता था। इवन मेरा जो एक्सपीरियंस है YouTube का, इसमें भी मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं, समझाई हुई है, बताई हुई है, फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि जो आपका एज है उस एज ग्रुप में जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसके लिए आप लोगों को दिक्कत आती है। तो आज जो मैं बात करूंगा पूरा बेसिक से एसएससी होता क्या है, वहां से कौन सा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और उसमें क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे आप तैयारी करेंगे, ये तमाम तरह की बातें इसमें आपको समझ में आएगा। खास करके जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन आता है उससे रिलेटेड एकदम बेसिक से आपको समझाऊंगा कि आप जान लीजिए कि ये एग्जाम कैसा है, क्या क्या पूछता है, क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्या आपसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तमाम तरह की जो बारीकियां हैं उसको मैं समझाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए होता क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसेस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप देखते होंगे केंद्र सरकार का जो ऑफिस है, जहां पर भी हर एक ऑफिस में आप देखेंगे ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं, ग्रुप बी, सी, डी, ये 4 कैटेगरी के ऑफिसर वहां पर काम करते हैं, ये 4 तरह के कर्मचारी। अब इसमें जो ग्रुप ए वाला है वो एसएससी कंडक्ट नहीं करती है, वो होता है यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप आईएएस के एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। वो क्या होता है, वो क्लास 1 ऑफिसर रिक्रूट होकर उस एग्जाम से यहां पर आते हैं, किसी भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आप ऑफिस देखते होंगे वहां पर। लेकिन आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। ये क्या करती है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिस है उसमें जो ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर हैं, इनकी भर्ती एसएससी करती है। ठीक है। और जो इस वीडियो में बात हम लोग कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि एसएससी का एक एग्जाम होता है जिसका नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। मतलब क्या हुआ कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, इसलिए इसका नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। मतलब आप 12th के बाद 3 साल या 4 साल जो भी आपका कोर्स है वो कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, मतलब फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। समझते हैं इसको। देखिए इस एग्जाम के माध्यम से आप जो पोस्ट है, पहले वो समझ लेते हैं कि जब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम आप दीजिएगा तो इस एग्जाम को पास करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं और कितनी आपकी सैलरी हो सकती है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि जो पोस्ट है वो पोस्ट जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है, टॉप मोस्ट पोस्ट जो है वो है पे लेवल 8 की। पे लेवल आपको पता होगा या नहीं पता होगा, जान लीजिए। 7th पे कमीशन में क्या है कि सैलरी जो है पे लेवल के हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये जो पे लेवल 8 है इसको बोलते हैं गजेटेड ऑफिसर बोलते होते हैं, गजेटेड। ये क्या होते हैं, ये 4800 ग्रेड पे वाला जॉब होता है, 4800 ग्रेड पे वाला जॉब होता है। मतलब ये एक गजेटेड पोस्ट होता है जो लेवल 8 में पाए जाते, मतलब 8 में रहते हैं। और इसमें जो जॉब है उस जॉब का जो नाम है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और दूसरा है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये दोनों जॉब जो पे लेवल 8 का है, तकरीबन आप देखिएगा कि 80 से 85 हजार पर मंथ की आपकी सैलरी हो जाएगी। 1 जुलाई 2021 के बाद अगर डीए 28% होता है तो लगभग 85 हजार, 80 से 85 हजार पर मंथ सैलरी आपकी यहाँ पर हो जाएगी पे लेवल में।
तो ये जो एग्जाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसके थ्रू आप AAO बन सकते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसकी सैलरी 80 से 85 हजार होती है। ये एक जॉब हो गया। उसके बाद अगर हम देखें पे लेवल 7, जिसके लिए ये एग्जाम जाना जाता है, पे लेवल 7 में ही जितने भी इंस्पेक्टर लेवल का जॉब है वो पे लेवल 7 का है। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर जो कि मैं हूं, दूसरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो एनफोर्समेंट ऑफिसर जो होते हैं वो, फिर कस्टम ऑफिसर, एग्जामिनर, ये, और फिर असिस्टेंट CSS, ये सभी जॉब जो है वो पे लेवल 7 का है, जहां पर की ग्रेड पे होता है 4600। अब 4600 ग्रेड पे वाला जो है, इसमें आप देखेंगे बहुत सारा पोस्ट है। मतलब एक तरह समझिए कि यही जो पे लेवल 7 है, इसी को लेके ये एग्जाम जाना जाता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसमें कौन कौन सा है देखिए, सबसे पहले है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। मतलब सेक्शन ऑफिसर जो होता है वो 4800 ग्रेड पे गजेटेड है, तो उनको असिस्ट करने के लिए होते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जो होता है CSS, इसके लिए जो भी अगर आप चाहते हैं CSS में जाना, तो आपको इसी एग्जाम के माध्यम से आप ये जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, IB में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इस एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उसके लिए भी यही इसी एग्जाम के थ्रू होगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसमें ASO का पोस्ट, फिर AFHQ आर्म फोर्स हेडक्वार्टर जो है उसमें ASO का पोस्ट, फिर अदर मिनिस्ट्री है। इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको इसी एग्जाम के थ्रू जाएंगे। दूसरा है कि सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं, या GST इंस्पेक्टर आप बनना चाहते हैं, फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में AEO, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको इसी एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा। CBI में एक होता है सब इंस्पेक्टर SI, उसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। पोस्टल डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं, वहां पर अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो भी आपको इसी एग्जाम से जाना पड़ेगा। और इसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स CBN में अगर आप जाना चाहते हैं, वहां पर अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो भी आपको इसी एग्जाम के माध्यम से जाना पड़ेगा। ये हो गया पे लेवल 8, पे लेवल 7। अब देखते हैं हम लोग पे लेवल 5 और पे लेवल 4। आपने देखा कि पे लेवल 8 में 80 और 85 हजार आपकी सैलरी हो सकती है, पे लेवल 7 में 70 से 75 हजार आपकी सैलरी हो सकती है, पे लेवल 6 की अगर हम बात करें तो 60 से 65 हजार रुपए आपको यहां पर मिल सकता है। 60 से 65 हजार से जो है आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये 50 से 55 हजार आपकी सैलरी होगी। पे लेवल 4 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लगभग 40 से 45 हजार पर मंथ आपकी सैलरी हो सकती है। जॉब का अगर हम नाम लें तो पे लेवल 6 में जो है यहाँ पर है डिविजनल अकाउंटेंट। डिविजनल अकाउंटेंट का जॉब अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। और डिविजनल अकाउंटेंट के बाद जो है NIA में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है, वहां पर अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इसी एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा। और एक एग्जाम है, एक पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO, ये जो है अगर आप बनना चाहते हैं तो भी आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। ये हो गया मेन पोस्ट जो पे लेवल 6 में होता है। अब चलते हैं पे लेवल 5 में। पे लेवल 5 है वो 2800 ग्रेड पे है। इसमें जो जॉब है, इसमें जो पोस्ट है वो है ऑडिटर का पोस्ट है। इसमें मैक्सिमम ऑडिटर है। कहां कहां आप बनेंगे ऑडिटर, एक है C&AG जो ऑफिस है उसमें आप ऑडिटर बनेंगे। दूसरा है CGDA, यहां पर अगर आप बनना चाहते हैं ऑडिटर तो आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के माध्यम से ही जा सकते हैं। उसके अलावा अकाउंटेंट की जॉब होती है, अकाउंटेंट की जॉब होती है वो भी C&AG में होती है, तो वो भी आप यहीं से बन सकते हैं। फिर जूनियर अकाउंटेंट एक होता है, जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट जो है अदर मिनिस्ट्रीज में जो लगते हैं, मतलब अदर मिनिस्ट्री में जो ये पोस्ट जाएगा उसके लिए भी आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के माध्यम से ही जा सकते हैं। अब चलते हैं मैक्सिमम पोस्ट जो होता है, आप देखेंगे कि इंस्पेक्टर पोस्ट क्या है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट है पे लेवल 4 में। पे लेवल 4 में जो पोस्ट है मैक्सिमम वैकेंसी भी यही रहती है,
वहां पर क्या क्या होता है, वहां पर जो सबसे जबरदस्त है वो है टैक्स असिस्टेंट। कहां पर? इनकम टैक्स में, सीबीडीटी में। दूसरा है टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी में, जो हमारा डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो है सीबीएन में सब इंस्पेक्टर। अगर आप सीबीएन में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो वो याद रखिएगा, सब इंस्पेक्टर है सीबीएन में, कंट्रोल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में, लेकिन वो 2400 ग्रेड पे वाला ही जॉब है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो है सीनियर सेक्रेटेरिएट में असिस्टेंट, मतलब यूडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क अगर आप बनना चाहते हैं मिनिस्ट्रीज वगैरह में, तो ये आता है 2400 ग्रेड पे में ही आता है। ये हो गया कि अगर आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करते हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं, कौन कौन सा पोस्ट है और उसकी क्या लगभग एवरेज सैलरी क्या मिलेगी, ये मैंने आपको बताया है। खास करके ये मुंबई के हिसाब से है। अगर एचआरए कम रहेगा तो सैलरी थोड़ा आपका कम हो जाएगा, वो हम लोग देखेंगे जब जॉब प्रोफाइल हम लोग एक एक करके देखना स्टार्ट करेंगे। और कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, कुछ जॉब प्रोफाइल वो आप देख सकते हैं। अभी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो है 2020 का। 2020 का जो एसएससी का एग्जाम का नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके तहत जो है वैकेंसी है 6506, इतनी वैकेंसी है। लेकिन ये वैकेंसी जो है हमेशा वेरी करेगा, डिपार्टमेंट जो है वो समय समय पर अपनी वैकेंसी रिवाइज कराती है, तो ये वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो ये दे दिया गया है। अब आते हैं जहां पर कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि सर एज क्या होना चाहिए, एज इस एग्जाम के लिए जो एज है वो क्या होना चाहिए। देखिए एज जो है वो पोस्ट टू पोस्ट जो है वो वेरी करेगा। किसी किसी पोस्ट के लिए मिनिमम 18 साल पोस्ट है, 18 साल उम्र होनी चाहिए। किसी किसी पोस्ट के लिए 20 साल मिनिमम पोस्ट है, मिनिमम एज है। और किसी किसी के लिए जो है 21 साल भी मिनिमम है, किसी के लिए 32 साल मैक्सिमम है, किसी के लिए 30 साल मैक्सिमम है, तो किसी के लिए 27 साल भी है। ये आप नोटिफिकेशन में आराम से देख सकते हैं कि कौन से जॉब के लिए मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है। लेकिन इससे भी ज्यादा चीज क्या है कि ये जो एज है उसका क्रूशियल डेट क्या होगा, ये भी नोटिफिकेशन में रहता है। 2020 के नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर जो क्रूशियल डेट दिया हुआ है वो है 1 जनवरी 2021। मतलब क्या हुआ कि 1 जनवरी 2021 को अगर आपकी उम्र मिनिमम 18 साल हो जाती है देन यू आर एलिजिबल। अगर आज आपकी आज जो है अगर आपका 18 साल हो रहा है तो फिर जरूरी नहीं है कि वो क्रूशियल, मतलब क्रूशियल डेट देखना पड़ेगा आप एलिजिबल हैं कि नहीं है उस डेट में। वो डेट क्या है, हर एक नोटिफिकेशन में उसका डेट रहेगा कि इस डेट तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए। तो ये जैसे 1 जनवरी का दिया गया है, तो अगला जो 2021 का वैकेंसी आएगा उसके नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा कि एज कौन सा कंसीडर कर रही है। उसके बाद एक और डाउट्स होता है कि जो सर्टिफिकेट होते हैं ओबीसी के, एससी एसटी के, ईडब्ल्यूएस के, उसका जो क्रूशियल डेट है इसमें दिया हुआ है 31 जनवरी 2021। मतलब इस डेट तक आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं और अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो। ये दो चीज जो है इंपॉर्टेंट थी। अब चलते हैं हम लोग, हमने क्या देखा कि एक एग्जाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसको तैयारी करवा रही है कौन, कंडक्ट कौन करवा रही है, एसएससी करवा रही है। और उसमें कौन कौन से पोस्ट हैं ये देख लिया हमने। और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है खास करके एज का, उसका डेट क्या होना चाहिए और उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए ये देख लिया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो वो क्रूशियल डेट क्या रखा गया है वो देख लिया है। अब चलते हैं हमारा क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कितना होना चाहिए। अब इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन का जो क्रूशियल डेट है वो भी ध्यान रखना है आपको कि 1 जनवरी 2021, ये 2020 का नोटिफिकेशन है जिसमें क्रूशियल डेट दिया है 1 जनवरी 2021। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डेट तक आपका जो रिजल्ट है, अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, कोई भी ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं और आपका डिग्री यहां पर कंप्लीट हो जा रहा है, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए जून जुलाई में जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और रिजल्ट एग्जाम हो गया है, जून जुलाई 2020 में एग्जाम हो गया, तो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, मतलब जनवरी 2021 तक आपका रिजल्ट आउट होना चाहिए। सर्टिफिकेट भले आपको ना मिले लेकिन मार्कशीट पर जो डेट है वो ये होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। एक जो व्यूअर हैं वो बार बार कमेंट कर रहे हैं फाइनल ईयर वालों की तैयारी के लिए एक वीडियो बनाइए, तो बहुत जल्द वो वीडियो आने वाला है दोस्त, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो उस क्रूशियल डेट, जो भी क्रूशियल डेट है, इस डेट तक आपका रिजल्ट आउट होना चाहिए,
तो आप एलिजिबल माने जाएंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको छांट दिया जा सकता है। देखिए, अगर आप डबलईओ की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है कि आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। बैचलर डिग्री जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। बैचलर डिग्री मतलब जो भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं वो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए विद एनी परसेंट, विद एनी स्ट्रीम, विद एनी परसेंट और विद एनी स्ट्रीम, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आप जो है बीएससी किए हैं तो एलिजिबल हैं, बीए किए हैं तो एलिजिबल हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से, कितने भी मार्क्स से आप बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए तो आप डबलईओ बन सकते हैं। इसके अलावा डबलईओ के लिए ये हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और डिजायरेबल भी है। डिजायरेबल में जो है वो क्या क्या है कि आपने सीए किया हो, आप बीबीए किए हो, एमबीए किए हो। ये जो डिजायरेबल में है मतलब मैनेजमेंट किए हो, कॉमर्स से हो, एमबीए फाइनेंस हो, ये डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब ये है कि अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी लेकिन आप एलिजिबल हैं, एग्जाम दे सकते हैं, डबलईओ बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये डिजायरेबल से ये मतलब नहीं है कि अगर कोई सीए नहीं है तो वो इसमें नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखना है। हाँ, कंडीशन क्या है, जब आप ऐसे ये डबलईओ ज्वाइन करते हैं तो प्रोबेशन पीरियड जो 2 साल का होता है, प्रोबेशन पीरियड में ही आपको एक एग्जाम होता है, SAS का एग्जाम होता है, सबऑर्डिनेट ऑडिट या अकाउंट सर्विसेज एग्जाम। ये एग्जाम आपको पास करना पड़ता है तभी आप डबलईओ कहलाते हैं। अगर एग्जाम पास नहीं करेंगे तो आपकी ये जॉब छीन ली जाती है, फिर आपको हटा दिया जा सकता है। ये क्लियर कीजिएगा। और इसके बारे में डिटेल अगर जानना है तो हमारा जो ऑलरेडी ये डबलईओ का जो जॉब प्रोफाइल है वो हमने वीडियो बनाए हुए, वो आप देख लीजिएगा। ये हो गया डबलईओ के बारे में। अब चलते हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जेएसओ। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि जेएसओ का एक पोस्ट है जो कि पे लेवल मेरे ख्याल से 4200 ग्रेड पे वाले में है, जेएसओ वाला। उसके लिए स्पेशली जो है क्वालिफिकेशन है कि बैचलर डिग्री तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री तो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि 12th में आपका मैथ्स भी होना चाहिए, 12th में मैथ्स भी होना चाहिए, और मैथ्स के सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स हैं 60% होना जरूरी है। देन यू आर एलिजिबल फॉर जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। क्वालिफिकेशन ध्यान समझिएगा, क्वालिफिकेशन है कि बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं, लेकिन 12th में आपका मैथ्स होना चाहिए और मैथ्स में 60% नंबर आपके होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर जेएसओ। इसके अलावा जितने भी अदर पोस्ट हैं, ऑल अदर पोस्ट, इसके लिए सिंपल है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। मतलब डबलईओ और जेएसओ के लिए अलग से बताया मैंने। इसके अलावा जितने भी पोस्ट है सबके लिए है कि आप कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, कितने भी नंबर से आप पास हो या एपियरिंग हो, लेकिन उस डेट तक आपका डिग्री आ जाना चाहिए तो आप यहां पर एलिजिबल माने जा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। फाइनल ईयर के लिए मैंने बता दिया कि 1 जनवरी 2021 का डेट है, वो आपको ध्यान रखना है। अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एग्जाम का अप्लाई करने के लिए आपको ssc.nic.in ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो जो सर्कुलर मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी वहां पर है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपए का जो है वो खर्चा है, 100 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ कंडीशन है कि अगर आप वुमेन है, लड़की है, SC/ST कैटेगरी से है, PWD है या एक्स सर्विसमैन है, तो आपके लिए जो फी है वो है 0। मतलब आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लॉग इन कीजिए, फॉर्म भरिए, कहानी खत्म। ये हो गया हमारा कौन सा क्वालिफिकेशन और फॉर्म भरने का तरीका। अब देखते हैं कि एग्जाम में क्या सब पूछता है और क्या उसके लिए आप तैयार हैं। स्कीम ऑफ एग्जाम में क्या सब पूछता है इसको देख लेते हैं। देखिए एग्जाम क्या है, एग्जाम है टीयर 1 आपसे पूछा जाएगा, फिर टीयर 2 का एग्जाम होता है, टीयर 3 का एग्जाम होता है, फिर टीयर 4 का एग्जाम होता है। ये 4 तरीके से एग्जाम होता है। टीयर 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब ऑनलाइन है। टीयर 2 जो है वो भी कंप्यूटर बेस्ड है। टीयर 3 जो है ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, पेन एंड पेपर, मतलब आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से और लिख के आपको देना है। टीयर 4 जो है वो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, CPT, और दूसरा होता है DEST, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट। ये टाइपिंग का टेस्ट होता है जो टीयर 4 होता है।
सीपीटी होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये आपको सीखना पड़ेगा। उसका एक एग्जाम होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। ये जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। टीयर 1 जो है ये 200 नंबर का होता है। टीयर 2 जो है ये 400 नंबर का होता है। और पेन एंड पेपर वाला जो है ये 100 नंबर का होता है। टोटल देखा जाएगा 4 2 6 7 700 मार्क्स का जो है पेपर होता है, एग्जाम होता है। और जो मेरिट बनती है वो यही 700 नंबर पे बनती है। ये तो क्वालिफाइंग होता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि टीयर 1 का जो पैटर्न है वो क्या क्या होता है। टीयर 1 में, टीयर 1 में जो है वो देखिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। मैथ्स से जो है 25 क्वेश्चन, यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और यहां पर मार्क्स लिख रहा हूं। रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन, जीएस में भी 25 क्वेश्चन। मार्क्स जो है इसके 50 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, 50 नंबर का, 50 नंबर का। टोटल देखा जाए, मैंने बताया आपको टीयर 1 200 नंबर का होता है। क्वेश्चंस जो है वो 100 नंबर का होता है। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटे का होता है। मतलब 1 घंटे में आपको ये सॉल्व करना है। टीयर 1 का एग्जाम 1 घंटे का होगा। मैथ्स 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, जीएस 25 क्वेश्चन, ये पूरा 100 नंबर का हो जाता है। अगर हम बात करें टीयर 2 की, इसको समझ लेते हैं। टीयर 2 में 2 ही चीज पूछा जाएगा। एक है मैथ, मैथ में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का एग्जाम होता है। और इंग्लिश जो है वो 200 क्वेश्चन रहेगा और 200 नंबर का रहेगा। मतलब मेंस जो है, जिसको हम लोग मेंस बोल देते हैं, वो टीयर 2 वो कितने नंबर का हो रहा है, 400 नंबर का हो रहा है। और क्वेश्चन जो है 100 नंबर मैथ से और 200 नंबर इंग्लिश से पूछेगा। टीयर 2 में ही ये हो गया नॉर्मल, मतलब सबके लिए ये कंपलसरी है, कंपलसरी फॉर ऑल। ये कंपलसरी है फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए ये कंपलसरी है। लेकिन कुछ पोस्ट जो है, कुछ पोस्ट में जैसे जेएसओ की बात करें, जो मैंने बताया जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए 3rd पेपर होता है स्टैट्स का। स्टैट्स का पेपर होता है जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 200 नंबर का पेपर होता है। ये एडिशनल रहेगा, मतलब 400 का टीयर 1 है ही और 200 नंबर स्पेशली जेएसओ पोस्ट के लिए स्टैट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और उसमें आपको 200 नंबर के लिए पेपर होगा। और चौथा है, अगर आप डबल बनना चाहते हैं, चौथा है अगर आप डबल बनना चाहते हैं तो आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा इन दोनों के अलावा। उसका नाम है जनरल स्टडीज, मतलब मेनली फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से पूछेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 नंबर का पेपर होगा। अब इसको समझते हैं। अगर आप डबल एओ बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सा है। टीयर 1 तो आपको क्लियर करना पड़ेगा 200 नंबर का। टीयर 2 जो है ये 400 प्लस 200, मतलब 600 नंबर का टीयर 2 होगा अगर आप डबल एओ के लिए जाना चाहते हैं तो। क्लियर हो गया। अगर आप जेएसओ बनना चाहते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए 200 नंबर का टीयर 1, 400 नंबर का कंपलसरी वाला, तो 600 हो गया। 600 और यहां पर जो है ये 200, मतलब 800। टोटल 800 नंबर का एग्जाम होगा जेएसओ के लिए, टोटल 800 नंबर का एग्जाम होगा डबलईओ के लिए। यहां तक सबको क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल से। टीयर 1 200, टीयर 2 जो है ये 400 सबके लिए है, टीयर 3 100 सबके लिए है, और ये टीयर 3 700 तक सबके लिए है। इसके अलावा जेएसओ के लिए 200 नंबर अलग से, मतलब 900 हो गया, सॉरी मैंने 800 बोला, ये पेन एंड पेपर भी है, ये ध्यान रखिएगा। 700 प्लस 200 900 नंबर का एग्जाम हो जाएगा जेएसओ के लिए और 900 नंबर का एग्जाम हो जाएगा डबलईओ के लिए। बाकी के लिए 700 नंबर का एग्जाम होता है और उसी में आपकी मेरिट बनती है। ये हो गया आपका स्कीम ऑफ एग्जाम। एक चीज जो हमारे दिमाग में आई थी उस समय कि ये दिमाग में आ रहा था कि मैथ्स का लेवल क्या रहेगा। देखिए मैथ्स का लेवल जो है वो लगभग 90% जो है वो 10th लेवल रहेगा और कुछ सेक्शन जो है वो 12th क्लास का रहेगा। इंग्लिश जो है वो, मतलब इसके अलावा जो भी है सब 10th लेवल का ही रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी स्ट्रीम का बच्चा ये एग्जाम पास कर सकता है। और टीयर 4 मैंने बता दिया आपको। टीयर 4 क्या है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सेल शीट एक दी जाएगी, उसमें आपका टेस्ट होगा। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको बनाना पड़ सकता है। और यहाँ पर अगर आप टीए के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए टेस्ट। सीपीटी में कौन कौन सा पोस्ट है इसके लिए एक अलग से वीडियो में बना रहा हूं, जल्द ही अपलोड हो जाएगा।
और डेस्क के लिए कौन कौन सा पोस्ट है उसके लिए भी एक वीडियो आ रहा है। तो ये हो गया कि जब ये चारों एग्जाम टीयर 4 तक एग्जाम हो चुका है, आगे क्या होगा। टीयर 4 में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो एज का प्रूफ, मतलब 10th का जो मार्कशीट है या 10th का जो सर्टिफिकेट है जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो लेके जाना है। दूसरा क्वालिफिकेशन का प्रूफ कि आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं है उस क्रूशियल डेट पे, वो 2 हो गया। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं SC ST OBC तो उसके लिए जो क्रूशियल डेट है वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है रिजल्ट अनाउंस की जाएगी कि हाँ भाई आप पास हो चुके हैं, रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। और उसके बाद आपको आपके रैंक के आधार पर डिपार्टमेंट अलॉट कर दी जाएगी। डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा तो फिर आपको जाके ज्वाइनिंग कर लेना है, और ज्वाइनिंग होने के बाद जो भी है आपका मंथली सैलरी मतलब माल पानी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको जॉब कौन सा करना है। अगर जो मैंने बताया आपको जितने भी जॉब है इसमें, अगर इस जॉब में से कोई भी आपको लगता है कि आपको तैयारी करना चाहिए, आपको बनना चाहिए, अगर आप 80-85 हजार पर मंथ गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए एग्जाम है। अगर 70-75 हजार कमाना चाहते हैं तो भी आपके लिए एग्जाम है। 60 से 65 हजार की नौकरी करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो भी आपके लिए एग्जाम है। 40 से 50 हजार कमाना चाहते हैं तो भी आपके लिए यही एक एग्जाम है जहां से इतने सारे पोस्ट के लिए तैयारी की जा सकती है। एग्जाम का नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। एज आपका 18 से 32 होना चाहिए, इसके बीच में अगर आपका एज है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने मैथ्स 10 तक पढ़ा हुआ है, इंग्लिश भी आपका ठीक ठाक है, जीएस और रीजनिंग की तैयारी आप कर सकते हैं, तो ये 4 सेक्शन पे आपका ये एग्जाम की तैयारी हो सकती है। तो क्या किया आपने गांठ मतलब एक गांठ बांध लिया, ठान लिया कि आपको ये करना है तो आपको 100 रुपए का फॉर्म भरना है। 100 रुपए का फॉर्म भरेंगे, एग्जाम होगा, एग्जाम सेंटर अलॉट की जाएगी। एग्जाम होने के बाद टीयर 1 होगा, टीयर 1 एग्जाम का अनाउंसमेंट के बाद टीयर 1 होगा। टीयर 1 होने के में अगर आप पास होते हैं तो फिर आपका टीयर 2 होगा। टीयर 2 अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर टीयर 3 होगा। टीयर 3 में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर अगर आप सीपीटी के लिए एलिजिबल हैं तो सीपीटी हो जाएगा, अगर आप डेस्क के लिए एलिजिबल हैं तो डेस्क आपका हो जाएगा। टीयर 4 के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, और इसके बाद रिजल्ट अनाउंस की जाएगी, डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद माल पानी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा वीडियो जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, बेसिक लेवल जो भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए काम करेगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। और अगर ये जो कंटेंट है और जो मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नित नए वीडियो नए तरीके से और जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है मेरा, वो आपको मैं दूंगा। अगर आप बेल आइकन को बजाएंगे तो जल्दी जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा, एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे लगता है कि 8-10 बार कमेंट कर दिया है उन्होंने कि सर 1 साल का पूरा स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि आपका जो बताने का तरीका है वो प्रैक्टिकल है। तो 1 साल का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि शुरू से आप स्टार्ट कर रहे हैं और 1 साल तक आपको क्या करना है वो पूरा, इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं, ये जो स्कीम ऑफ एग्जाम है टीयर 4 तक, इसकी तैयारी सिर्फ 1 साल में की जा सकती है अगर आपने ठान लिया है। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप 2-3 साल दे चुके हैं फिर भी नहीं हो रहा है तो जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मैंने फॉलो किया था, वो आपको बताऊंगा इस वीडियो के बाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।